हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने डीएलएड की परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। अगर अभी भी आप अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, तो अब आप लग जाइए, क्योंकि दिनांक 15 जनवरी शाम को आपके परीक्षा फॉर्म भराने की सूचना कॉलेज को आ चुकी है। दिनांक 18 तारीख से आपके परीक्षा फॉर्म कॉलेज में भराए जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि डीएलएड में परीक्षा फॉर्म भराए जाने का मतलब कि एग्जाम आपके सर पे है। संभवतः मान के ये चलिए कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, जनवरी में आपके परीक्षा फॉर्म कंप्लीट करा लिए जाएंगे और फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपकी परीक्षा संभावित होगी। परीक्षा में यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो अब आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल अपनी तैयारियों में लग जाइए। मैं आपके सामने मैथ का पवन सीरीज लेके आया हूं। मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कराया, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब आज प्रश्न संख्या 41 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 से स्टार्ट करते हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक पहले वाली क्लास ना देखी हो, उनको इधर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जाइए, उस वीडियो को देखिए, उस क्लास को अटेंड कीजिए और सीक्वेंस वाइज चलिए इस वीडियो को भी देखिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न क्या है? परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या है। यानी एक संख्या दी गई है, कौन सी? -4/9 है और निम्न में से एक संख्या बतानी है जो इससे छोटी है। अब देखिए ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं। -1/9, दूसरा है 0.2/9, तीसरा है 4/9 और चौथा है -7/9। आप सभी को मैंने कल वाली क्लास में बताया कि जो माइनस वाली संख्या होती है वो हमेशा प्लस वाली संख्या से छोटी होगी। तो एक ऑप्शन आपका ये तो पहले ही कट हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा इससे बड़ी होगी, हमको छोटी संख्या बतानी है। दूसरा देखिए, ये भी धनात्मक है, इसमें भी माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको भी आप कट कर सकते हैं। अब कौन बचा? -1/9 और दूसरा -7/9। दोनों का हर समान है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो संख्या ऋणात्मक बड़ी होती है, ऋण वाली संख्याएं, जैसे मान लीजिए -5 लिखा और -3 लिखा, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन होगी? बड़ी संख्या -3 होगी, ना कि -5 होगी। ठीक है, तो जो जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो आप इन दोनों में से देखिए कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी। देखिए ये सब बड़ी संख्या है इनमें से, तो ये वाली सबसे छोटी होगी और ये इससे बड़ी हो जाएगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो -4/9 से जो छोटी संख्या होगी -7/9, आपके ऑप्शन नंबर दा में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है कि 16, 32 और 64 रिपीटेड क्वेश्चन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या करना है? लासा निकालना है। लासा आप सभी को निकालना आता होगा। इसका क्या करेंगे? भाग विधि से लासा निकाल लेंगे और जो भी इसका उत्तर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? समीकरण। अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है? इसका हल निकालना है। हल का मतलब होता है कि उसमें जो भी चर दिया गया है, चर मतलब y, देखिए चर इसमें y है, हमें y का मान यहां से निकालना है। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है 1.5y -7 = 0.5y का हल, यानी y का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? जो चर वाली संख्या है उसको पक्षांतर कर लीजिए। तो इधर है 1.5y और ये इधर आएगा तो ये माइनस का 0.5y हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक, तो ये प्लस का 7 हो गया। देखिए 1.5 में से आधा घट रहा है। 1.5 में से 0.5 जब घटता है तो कितना आ जाएगा? 1 और y, तो y का मान कितना आ जाएगा? इस 1 को लिखा नहीं जाता है, y का मान आ जाएगा 7। अब 7 आपके ऑप्शन में है, कहाँ पे? ऑप्शन बा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। ये क्या है?
तो y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस x और ब्रैकेट में y माइनस z का हल निकालना है। क्या निकालना है? हल निकालना है, यानी इसको सरल करना है। कैसे करेंगे? पहला काम तो आप ब्रैकेट ओपन करिए। देखिए y का गुणा z में होगा तो ये yz हो जाएगा। गुणा करना आप सभी को पता होगा कि पहले इसमें होगा दोबारा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा yz, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर इसका x का गुणा y में होगा तो xy हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे z का गुणा x में तो xz, फिर माइनस लगाइए yz प्लस x और y का गुणा होगा तो xy, और x और z का गुणा होगा तो xz। चिन्ह कौन सा लगेगा? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर है? कौन कौन सा कट जाएगा इसमें ध्यान दीजिए। माइनस का xy है, ये प्लस का xy कट जाएगा। यहाँ पे और कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस का xz है, यहाँ माइनस का xz कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस का yz और माइनस का yz ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 0 बचा। 0 आपके ऑप्शन द में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 15 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार दिया गया है, आधार इसको बोलते हैं, ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज मान लीजिए ABC है। तो पूछा क्या गया है हमसे? त्रिभुज की संगत ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई हाइट पूछी गई है, कितनी होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 गुणे आधार कितना दिया गया है? 15। ऊंचाई यानी हाइट हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे h लिख दिया। अब देखिए ये 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर हर में है, इधर आएगा अंश में, ये अंश में है, यहाँ आएगा हर में, यानी 15 भाग में आ जाएगा। तो हम भाग करेंगे 15 को, 15 से करेंगे 45 को तो 3 बार जाएगा। और क्या पता है हमें? देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हाइट, यानी हाइट कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखिए ध्यान से 46 नंबर प्रश्न, √2, √4, √0.4, √0.2 में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q 0 ना हो। तो आप सभी को पता है कि ये जो √2 है ये एक कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि जो इसकी वैल्यू होती है वो कभी पूरा नहीं निकलता है, और ये अशांत दशमलव होता है, जो इसका मान होता है वो अशांत दशमलव होता है। √4 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 2, और 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न इसी के साथ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जो 33.328 है इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए। 2 का स्थानीय मान, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर लिखा हो 33 तो इसका स्थानीय मान निकालना आसान है। कैसे? 3 का गुणा करेंगे इकाई 1 में, ये दहाई के स्थान में है तो 10 से गुणा कर देंगे, इस तरह निकालते हैं। लेकिन जो दशमलव के पहले संख्या होती है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं इकाई, ये हो जाएगा दहाई। लेकिन जो दशमलव के दाईं ओर होता है इसको बोलते हैं 10वां भाग, और इसको बोलते हैं 100वां भाग, और ये होता है 1000वां भाग। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 का हमें निकालना है, तो 2 किस स्थान पे है, 100वें स्थान पे है, और इधर जो 100वां स्थान होता है उस पे 1/100 से गुणा करते हैं, यानी दशमलव के बाईं ओर 10, 100, 1000 इस तरह गुणा होता है, और दशमलव के दाईं ओर 1/10, 1/100, 1/1000 से गुणा करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/100, और जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो है हर में, तो 2 अंक के पहले यानी 0.02 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सा में है। सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मूव करते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। बहुत ही आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 48 क्या है, देखिए 2 की पावर में x + 1 बराबर 16 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। पहले भी बता चुका हूं कैसे करेंगे। यहाँ पे इस कंडीशन में हमें बेस को बराबर करना होता है, तो यहाँ जो 2 की पावर x + 1 लिखा है, कैसे भी करके आप यहाँ भी 2 बनाना है इसको। तो 16 को अगर 2 के पावर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर 16 को तोड़ेंगे तो ये आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 1 2 3 4, 2 की पावर में 4 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। यहाँ बेस समान है तो हम घातों की तुलना करेंगे, तो घात क्या है, x + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। जहाँ x का मान निकालेंगे 4 - 1, तो x का मान आ जाएगा 3, और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बा में है। बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 48 समाप्त हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 49 पर। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 49। प्रश्न क्या है, 1/8 - 3/8 + 2/8 भागे 1/4 का 1/2। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, बॉडमास का नियम। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट कहीं आपको दिख नहीं रहा है, ऑफ मतलब का, यानी सबसे पहले का वाला सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1/8 - 3/8 + 2/8, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा रहने दीजिए। का मतलब हुआ गुणा, तो 4 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 1 में, तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे, तो अब भाग वाला यानी इसको सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। ये जब भाग सॉल्व होता है तो ये क्या होता है, पलट जाता है और भाग गुणे में बदल जाता है, तो ये 8/1 हो जाएगा। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये 1/8 - 3/8, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 2 बचा और हर में 1 बचा। अब क्या करेंगे, अब सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 से गुणा होगा, तो ऊपर भी 8 से गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 1 17, 17 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14, 14/8। इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, यानी 7/4 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सा में है। सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करा चुका हूं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, पहली भुजा है 2 सेंटीमीटर, दूसरी है 3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें देखने में ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, तो आपको लगेगा कि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, जबकि ऐसा नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज आपके ऑप्शन में भी है, तो ये गलती ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं को अगर आप जोड़ेंगे, इनमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। देखिए
जैसे 3 और 2 को जोड़िए तो 5 से बड़ा आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, 5 आएगा, 5 और 5 बराबर हो जाएगा, तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। जैसे 3 और 5 को जोड़े तब तो 8 आ गया, 2 से बड़ा है। इसी प्रकार 5 और 2 को जोड़े 7 आ गया, 3 से बड़ा है। लेकिन जब 3 और 2 को जोड़ते हैं तब 5 ही आता है, जो कि 5 के बराबर है। तो बराबर नहीं बल्कि बड़ी होनी चाहिए भुजा, इसीलिए ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा, त्रिभुज संभव नहीं है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं बन पाएगा त्रिभुज? क्योंकि जब हम एक भुजा 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, दूसरी 3 सेंटीमीटर अगर खींचेंगे, और जब तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और त्रिभुज ये नहीं बन पाएगा, इसीलिए त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 51 को। कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहेंगे? अब मान लीजिए कोई 2 प्रकार के व्यंजक दिए गए हैं, जैसे कि 2, 4, 6, ऐसे 4, 6, 8 इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों को जो पूरी तरह से विभाजित करेगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा? तो वह संख्या हमेशा समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाएगा? समापवर्तक। तो इसका 51 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 52। 52 में क्या करना है? 9, 12 और 18। 9, 12 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो भाग विधि से। सबसे पहले किस संख्या से काटेंगे? 2 से काटने का प्रयास करिए। 9 नहीं कटेगा, 6 कट जाए, 12 कट जाएगा 6 बार में, 18 कट जाएगा 9 बार में। अभी भी 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लेकिन 6 कट जाएगा 3 बार में, फिर से 9 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, अगेन 3 से कट कर दीजिए, पूरी तरह से कट जाएगा, इनका गुणक हो जाएगा और जो आएगा आपका वही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 12 और 12 3 36। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 36 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बा में है। बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है 53 नंबर प्रश्न, क्या पूछा है कि 9 के अपवर्त क्या होंगे? अब अपवर्त क्या होता है आप सभी को पता होगा। अपवर्त का मतलब पहाड़ा होता है। पहाड़ा, तो 9 का पहाड़ा देखिए कहाँ लिखा है? 9 से स्टार्ट होगा। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, बिल्कुल पूरी तरह सही से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाया है कि वे सभी संख्याएं जो प्रायः गिनने के उपयोग में आती हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और काउंट हम कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। तो एक क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी कौन? एक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बा में है और बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इसका कोई अंत नहीं है। संख्याएं कहाँ तक हैं? अनंत तक हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती हैं। इसीलिए अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ऑप्शन में आपके अनंत जरूर होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वे क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब इसमें पूर्ण संख्या पूछी गई है, वो भी सबसे छोटी। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? सदैव 0 1 2 3 4 ऐसे करते कहाँ तक? अनंत तक। इन्हीं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 0। और 0 कहाँ है आपके? आ ऑप्शन में है। आ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पूछा है एक कैसी संख्या है? तो एक कैसी संख्या है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ना भाज्य है ना अभाज्य है। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इनसे रिलेटेड 1-2 पॉइंट देख लेते हैं।
प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जो प्रायः गिनने में उपयोग की जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते कहां तक? अनंत तक। अब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक जाती हों, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक? अनंत तक। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक आता है। तो ये पूर्णांक क्या होता है? अभी तक आपने देखा कि सभी संख्याएं धनात्मक हैं और 0 हैं, 0 से फिर बड़ी हैं। लेकिन यदि 0 से कोई छोटी संख्या होगी तो वो कैसी होगी? तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक, और 0 के पहले कौन आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 करते करते कहाँ तक? अनंत तक। तो इनके समूह को, इनके समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। कब? जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तब वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अब पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है? सबसे छोटा पूर्णांक तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये भी कहां तक है? अनंत तक है। ना सबसे बड़ा पूर्णांक बता पाएंगे ना सबसे छोटा पूर्णांक। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसका उत्तर 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो इसका उत्तर होगा 1। पूर्ण संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या अनंत, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या अनंत होगी। उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 57 पर। क्या पूछा गया इसमें? क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, कितना होता है? देखिए, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। कैसी संख्याएं? पूर्णांक है। मान लीजिए पूर्णांक 5 और 6 है, तो इनका अंतर क्या होगा? तो अंतर निकालेंगे तो हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटाते हैं, कितना आएगा? 1। अब क्रमागत कोई भी संख्या ले ली जाए, चाहे 7 के बाद कौन आएगा? 8। इनका अंतर करेंगे तो 8 - 7, इसका भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसलिए आपका इसमें ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो किसी भी संख्या में जब हम शून्य घटाएंगे तो क्या मिलेगा? वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? तो 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक? अनंत तक होती हैं। तो ऑप्शन में भी आपके दिख रहा है कितना है? 5। तो ये हो जाएगी आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, न रूट वाली संख्या प्राकृतिक होती है, न भिन्न वाली संख्या, और ना ही ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। इसलिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 60 नंबर प्रश्न, ऋण पूर्णांकों की संख्या है। ऋण पूर्णांकों की संख्या कौन सी है? देखिए, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जो पूरा अंक हो और कौन सा कैसा हो? ऋणात्मक। तो ये बा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 0 क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हमसे क्या पूछा गया है? ऋण पूर्णांक पूछा गया। तो ऋण पूर्णांक कौन सा है? -5। ये तो पूर्णांक है नहीं, क्योंकि ये रूट में है और ये भिन्न में है, ये भी पूर्णांक नहीं है। अगला 61 नंबर प्रश्न, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? शून्य का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 62 है, -1 और 1 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है? रिपीटेड क्वेश्चन। आप सभी को पता है किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। प्रश्न ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न क्या है? जब दो अनुपात हों तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? जब दो अनुपात हों, ऐसे अनुपात
एक और ये दूसरा अनुपात, आप सभी को पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समानुपात, समानुपात। और इसको क्या बोलते हैं, ये होता है अनुपात। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है 3:5, इसका मतलब हुआ 3/5। और जब समानुपात लगा होता है और फिर कोई संख्या जैसे 4:5 लिखा हो तो ये समानुपात बदल जाता है किसमें, बराबर के चिन्ह में, और ये अनुपात बटे में हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 64 नंबर प्रश्न क्या है, समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:90 में किस प्रकार का संबंध है। 20 और 60 मध्य पद हैं, मध्य पद कौन सा होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, लिखता हूं मैं 20:30 दिया गया है, समानुपात 60:90 दिया गया है। पहला अगर देखा जाए तो 20 और 60 मध्य पद हैं, मध्य पद मतलब ये हो गए, और 90 और 20 को बाह्य पद बोलते हैं, ये हमारा है मध्य पद, मध्य पद, और ये दोनों कौन से हैं, बाह्य पद, इनको बाह्य पद बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, 30 और 90 बाह्य पद हैं, तो 90 तो है लेकिन 30 बाह्य पद नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा देखिए, 20 और 30 बाह्य पद हैं, 20 और 30, 30 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला पढ़िए, 30 और 60 मध्य पद हैं, तो 30 और 60 बीच में है और ये क्या है, मध्य पद हैं, यानी ऑप्शन द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न इसी के साथ कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 65। क्वेश्चन क्या है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखते हैं अनुपात और समानुपात में। कैसे, 25:75, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, और ये है 500, फिर अनुपात 1000। ठीक है, इस तरह ये लिखा है। अब देखिए ऑप्शन पे सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। बाह्य पद क्यों नहीं है, 25 और 1000 बाह्य पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के, यानी इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर है। क्या बराबर है, देखते हैं। 25 का 1000 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 25000 आ जाएगा, और जबकि 500 का 75 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा होगा 25, और 5 सते 35, 35 और 2 37, और फिर 2 जीरो लगा देंगे। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर हैं। अब देखिए जो सा ऑप्शन है, सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। देखिए जो बा ऑप्शन है उसमें क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर नहीं है, इसीलिए ये समानुपात में नहीं है। एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिए कि ये समानुपात में क्यों नहीं है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो मध्य पदों का गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे जब समानुपात का अनुपात का चिन्ह हटता है तो बटे का चिन्ह, और समानुपात हटता है तो ये 500 बटे 1000 हो जाएगा। तो यही दोनों तो बाह्य पद हुए, तो 25 गुणे 100 1000 बराबर होगा 500 गुणे 75 के, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। तो 66 क्वेश्चन है, 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मध्यानुपाती निकालने का जो सूत्र होता है क्या होता है, b² बराबर AC। ये मान लीजिए A है और 54 है C। क्या करेंगे, अब यहाँ से B का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा A और C। A की जगह पे 6 आ जाएगा और C की जगह पे कौन आ जाएगा, 54। यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ रूट आ गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो इसको 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, फिर गुणे
इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 27 हो जाएगा और 27 को लिखेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। रूट्स में वैल्यू निकालने का यही नियम है। अब पेयर बना लीजिए, 3 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। जब पेयर बन गया तो एक अकेला बाहर आ जाएगा। 3 कितनी बार है? 4 बार, बाहर आएगा 2 बार। तो b का मान क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 त्रिक 18। b का मान 18 यानी मध्य अनुपाती कितना आ गया? 18 आपके ऑप्शन नंबर बा में है, इसलिए बा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 67। क्या कहा गया इसमें? 5:5 समानुपात 6, 5:5 समानुपात x, फिर अनुपात है 45 में x का मान। देखिए मैंने अभी बताया अनुपात का चिन्ह हटेगा तो बटे का चिन्ह, और समानुपात हटेगा तो बराबर, यहाँ भी अनुपात हटेगा तो बटे का चिन्ह। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का गुणा हो जाएगा 45 में और x में गुणा हो जाएगा 5 का। यहाँ से x का मान निकालना है तो ये 5 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। यहाँ से 5 बटे में x का मान निकल आएगा। 5 से 5 कटेगा तो x बराबर कितना क्या बचा? 45। तो 45 आपके ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 68। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती पूछा गया है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए a और b दिया गया है, तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम लोग इस b को 2 बार लिखेंगे और जो निकालना होगा c तृतीय अनुपाती, यानी यहाँ समानुपात लग जाएगा और ये हो जाएगा अनुपात का चिन्ह। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखिए, 16:40 दिया गया है और यहाँ पे b हम कर लेंगे 40 और जो c निकालना है उसको यहाँ पे रखेंगे। अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 16/40 हो जाएगा। समानुपात यहाँ से हटेगा तो यहाँ बराबर आएगा और 40 बटे में यहाँ पे c आ जाएगा। c यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा c और ये 40 यहाँ आ जाएगा तो 40 गुणे 40 और 16 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 16 लिख देंगे बटे में। इसको कट कर लेंगे। देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 लिखा, 4 दहम 40 और ये भी 4 दहम 40, यानी 10 गुणे 10 बचा जो कि कितना आ जाएगा? c। यही हमारा तृतीय अनुपाती हो गया। तृतीय अनुपाती सा एकदम करेक्ट हो जाएगा, 100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 69। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि x² + 2y कैसा व्यंजक है? सजातीय, विजातीय या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब एक प्रकार के चर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सजातीय कहलाएंगे। और यहाँ चर भी अलग है और चर की घात भी अलग है। यहाँ x है तो यहाँ y, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विजातीय। विजातीय यानी ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए चर के कौन कौन सा है? चर y है तो ये कैसा व्यंजक होगा? तो ये भी हो जाएगा कौन सा? सजातीय हो जाएगा। यहाँ भी y है, यहाँ भी हो y है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 71 नंबर देखिए, समीकरण में पक्ष होते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ बराबर के बाईं और बराबर के दाईं और दोनों तरफ लिखे जाते हैं। तो कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट हुआ। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 72। इसमें क्या पूछा गया है कि 3x² + 5x - 2 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? ऑप्शन है द्विघात समीकरण, सरल समीकरण, n घात समीकरण या फिर द्विघात समीकरण। देखिए ये किस प्रकार का समीकरण है? 3x² + 5x - 2। तो इसमें क्या देखना होता है कि जो चर की अधिकतम घात होती है, इनमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कैसा समीकरण होगा? ये द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में पूछा गया है x + 3 का होल क्यूब है, ये किस प्रकार का
व्यंजक है या फिर कैसा समीकरण है, तो आप देख सकते हैं अगर इसको ओपन किया जाए तो x के पावर पे कौन आएगा, 3 आएगा, तो ये x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि x+1 लिखा है, क्यूब यहाँ लगा है, तो आप इसको देख के आंसर नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पे आपका ये ओपन होगा, तो a+b का होल क्यूब यानी a क्यूब b³ प्लस 3ab इंटू a+b यानी x+1। तो अब इसको देखें तो क्या बनेगा, x³ प्लस 3x इंटू ब्रैकेट में x+1। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसीलिए ये कैसा समीकरण होगा, ये त्रिघात समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 74। इसमें क्या है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आपने पिछले 2 क्लासेस में देखा होगा, इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, और एक भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर तो सभी कितनी हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणे एक भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमें पता है कितनी है, भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 10, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5 गुणे 5 √3 5 25, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके ऑप्शन में कहाँ है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बा में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार ये 75 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 76वें क्वेश्चन को। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। क्या होता है, πr², और 2πr होता है इसकी परिधि। और परिधि और क्षेत्रफल में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त के अंदर का ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्षेत्रफल, जबकि इसकी जो बाउंड्री है ये क्या होगी, ये होगी परिधि। ये हो जाएगी परिधि और ये हो जाएगा इसके अंदर का क्षेत्रफल। ठीक है। वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है। ये हो गया 72 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 76। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। इसमें क्या है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है। मैदान कैसा है, तो मैदान वृत्ताकार है और इसकी त्रिज्या यानी केंद्र से और किसी एक बिंदु पर ये हो गई त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है। कितनी, 7 मीटर। ठीक है। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, r से, रेडियस, ये हो गई 7 मीटर। आगे मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही बात, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अभी हमने बताया क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, πr² होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और r कितना है, 7 स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा। 1 7 से 7 कट गया। अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर या मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल यानी मैदान का क्षेत्रफल आ गया 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बा में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है घन के आयतन का सूत्र है। अब ये घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले जानिए आप घन क्या होता है। देखिए ये वर्ग हो गया। अब वर्ग की तरह आपको ठोस आकृति जो दिखे वो घन होती है। क्या होती है, घन होती है। आपको याद दिलाएं, जैसे कि आपने देखा होगा लूडो की गीट। क्या देखा होगा, लूडो की जो गीट होती है वो कैसी होती है, तो वो घनाकार आकृति होती है। तो घनाकार, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका आयतन निकालने का, a³ भुजा का क्यूब,
यानी यहाँ पे भुजा का क्यूब, ये होता है इसका आयतन। आयतन तो घनाकार आकृति का आयतन निकालने का जो सूत्र होता है भुजा क्यूब होता है, और इस भुजा को ए लिखते हैं। ऑप्शन आ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो ठोस आकृति होती है, जो घन होता है उसका आयतन होता है, जबकि जो वर्ग होगा उसका हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि वो द्विविमीय आकृति होती है। क्लियर है। अगला है आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? न्यून कोण होता है 90 अंश से कम, या सम कोण होता है 90 अंश। कैसे? देखिए, ये हो गया आयत। तो आप सभी ने पढ़ा कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो 90 अंश के कोण को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो समकोण यानी बा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें क्या पूछा है कि वर्ग, ये वर्ग अंतराल दिया गया है, 10 से 20 का उच्च सीमा क्या होता है? जब कभी भी क्लास इंटरवल दिया रहे, ये वर्ग अंतराल होता है, तो ये जो दी होती है इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा। ये होती है निम्न सीमा और ये वाला होता है उच्च सीमा। उच्च सीमा, ठीक है। तो उच्च सीमा इसमें कितनी है? 20 है। 20 ऑप्शन बा में है। देख के आप आंसर टिक करिए, बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 81। वर्ग 30-40 का मध्य बिंदु है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले मैं करवा चुका हूं। मध्य बिंदु यानी इन दोनों का योग करिए और योग करने के बाद आधा कर दीजिए, 2 आए वही आपका आंसर होगा। तो 70 का आधा कितना आएगा? 35 आएगा, और 35 आपके ऑप्शन नंबर आ में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल होता है। जो आयत चित्र होता है उस पर जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो वो होता है वर्ग बारंबारता के। किसके? वर्ग की बारंबारता। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 83। संचयी बारंबारता वक्र को और क्या कहते हैं? यह भी कहते हैं। तो इसमें से है ऑप्शन तोरण, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, या इनमें से कुछ नहीं। तो जो संचयी बारंबारता का वक्र होता है उसको हम तोरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। लॉन्ग आंसर में जब आएगा तो इसको, ये सब आपको और डिस्क्राइब करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही समझिए। अब देखते हैं 84 नंबर प्रश्न। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल, या ये सभी। सर्वांग समता क्या होता है? और ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? समान कोणिक 2 सरल रेखीय आकृति जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो समरूप कहलाती हैं। अब देखिए सर्वांग समता और समरूपता क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज इसी तरह मैंने ये छोटा सा बना दिया, और एक त्रिभुज बिल्कुल इसी साइज का एक और मैं बना दे रहा हूं। ये मान लीजिए इसी वाले साइज का है, फिर से बना देता हूं। ये ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको यहां समरूपता और सर्वांग समता बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनकी जो भुजाएं हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5, ये 2 है, ये भी 2 और ये 2 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ये एक दूसरे के ऊपर यदि रखे जाएंगे तो पूरी तरह से ये क्या कर लेंगे? ढक लेंगे, कवर कर लेंगे। यानी इनकी जो भुजाएं की लंबाई है वो क्या है? समान है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। और इसको देखिए, ये देखने में तो इसी तरह लग रहा है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वह इनकी भुजाओं की लंबाई के बराबर नहीं है। यानी देखने में तो सही है, देखने में समान है, लेकिन जो साइज है उसकी वह समान नहीं है, असमान है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समरूप। ये हो जाएगा समरूप और ये हो जाएगा सर्वांगसम।
बस यही ये दोनों क्वेश्चन हैं, आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है, क्या होता है, समान संगत कोण, इनका कोण भी समान है, कोण भी समान है, और समान भुजाएं, भुजाएं भी देख लीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, समान क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह भी पूरी तरह से समान होगा, यानी सभी कंडीशन फॉलो होती है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अनुपात में है, देखिए ये 2.5 गुना, ये भी 2.5 गुना, ये भी 2.5 गुना है, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 85 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपका जो पवन सीरीज है उनमें, जो नई सीरीज है उनमें 85 ही क्वेश्चन थे, 85 के 85 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे अब मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेके आने वाला हूं, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ और अपने परीक्षा की तैयारी में एकदम से जुट जाइए। पूरी सीरीज आपके सामने बहुत अच्छे से सॉल्व करा के उसको समझाऊंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।